देखो स्क्रीन दिखाई दे रही है, वाइट स्क्रीन। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। देखो, तो लास्ट टाइम हमने जो कंसेप्ट किए थे वो थे, फाइल मैंने आपको शेयर करनी थी, वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। बस आज क्लास के बाद मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक मास यूनिट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन किया था। आज हमने करना है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। कल मैंने आपको बताया था एक बात, कल या लास्ट इससे पहले वाले लेक्चर में, कि एलिमेंट तो हमारे पास 110 के आसपास है, लेकिन अगर हम आइसोटॉप्स को मिला लें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या नंबर ऑफ आइसोटॉप कह दो 110 एलिमेंट के, वो 1000 से भी ज़्यादा है। लेकिन इन 1000 से भी ज़्यादा आइसोटॉप में सिर्फ 250 के करीब ही क्या है, स्टेबल है। 750 से भी ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल है इसका मतलब ये है कि वो अल्फ़ा, बीटा और गामा रे क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करते, लेकिन जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, सालों तक शो करते रहते हैं। तो इसका ना हमें कैसे पता चलेगा भी कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है, या कौन सा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव हो सकता है, इसका एक प्रोसेस है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि कौन कौन से, कैसे पता चलेगा भी कौन से स्टेबल है। तो इसमें सबसे पहला है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो। एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया हमने, पूरे एलिमेंट्स की जो ये 1000 से भी ज़्यादा आइसोटोप है, जब हमने इनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो निकाला, तो इसमें जो लाइटर न्यूक्लियस है, लाइटर न्यूक्लियस का मतलब ये है जिनका एटॉमिक नंबर 40 से कम कम है, 40-50 से कम कम है, उन सभी में एन और जेड इक्वल है। जैसे आप हीलियम देख लो, कार्बन देख लो, नाइट्रोजन देख लो, ऑक्सीजन देख लो, क्या दिख रहा है इन सभी में। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2। न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। प्रोटॉन कितने हैं, 6। न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। प्रोटॉन कितने हैं, 7। न्यूट्रॉन कितने हैं, 7। प्रोटॉन कितने हैं, 8। न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। तो ये अप टू आपको 40 तक ये ऐसा ही लगेगा। तो आपको ये समझ में आया कि जो लाइट न्यूक्लियस हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग क्या होती है, सेम होती है। लेकिन आप ऐसे चलते जाओगे तो फिर क्या होगी, गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद न्यूट्रॉन की काउंटिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यूरेनियम लिखूं तो आप सभी को पता है यूरेनियम का नंबर होता है 92, यूरेनियम 235। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो 92 है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर आप देखो तो ये हो जाएंगे इसमें 143। न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो लाइटन है उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की काउंटिंग सेम होती है। जब वो न्यूक्लियस हैवी होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रोटॉन की रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए होता है। बाद में न्यूट्रॉन की काउंटिंग क्यों बढ़ रही है? टू ओवरकम द प्रोटॉन रिपल्शन।
न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। आप कहोगे सर वो तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, उसको रिपल्शन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा प्रोटॉन्स हो जाएंगे एक जगह पर, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन न्यूक्लियर फोर्स पर हावी होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अपनी जो नेचर है उसने एक सिस्टम सेट किया कि वो न्यूक्लियस को ब्रेक ना कर दे, इसलिए उसने किसकी काउंटिंग बढ़ा दी? न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन की काउंटिंग बढ़ने से रिपल्शन नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स को सपोर्ट मिल रहा है। कंसेप्ट समझ में आया सभी को? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें पहला पॉइंट ए आएगा, फॉर लाइटर न्यूक्लियस n/z की जो रेशियो है वो कितनी रहती है? 1 रहती है। फॉर हैवी न्यूक्लियस n/z की जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, जो ये दिखाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या हो गए हैं? इंक्रीज़ हो गए हैं। और इसी को लेकर एक ग्राफ भी हम स्टडी करते हैं, वो ग्राफ भी आपने ध्यान में रखना है। इसमें मैं एक रेड कलर की लाइन बना रहा हूँ, वो रेड कलर की लाइन दिखा रही है उस कंडीशन को कि यहाँ पर n और z दोनों इक्वल हैं। सपोज करो यहाँ पर इस साइड में मैं z ले लेता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इस तरफ मैं n ले लेता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये लाइन उस लाइन के लिए शो कर रहे हैं जहाँ पे n और z इक्वल है, रेड कलर की लाइन जो है। एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया हमने कि लाइटर न्यूक्लियस तो ये रेड लाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हैवी की तरफ चले जाते हैं तो ये लाइन जो है, हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये ऐसे, ये क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ जेट इंक्रीज़ हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या हो गए हैं? कम हो। ये हमारा एक्सपेरिमेंटली, ये जो ग्रीन कलर मैंने बनाया है इसका मतलब है n इज़ ग्रेटर देन z। एक्सपेरिमेंटली यही फाउंड होता है। तो दिख रहा है कि स्टार्टिंग में जो लाइट न्यूक्लियस है जिनका z कम है वो रेड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, जिनके ऊपर z इक्वल टू n बना हुआ है। लेकिन एक हैवी होते होते इनका जो n है वो क्या होता जा रहा है? ज़्यादा होता जा रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, z कम होते। तो ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ये पैटर्न स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए हो रहा है n इंक्रीज। अगला पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, देयर इज नो स्टेबल न्यूक्लियस आफ्टर z ग्रेटर देन 83 से ज़्यादा अगर किसी का एटॉमिक नंबर होगा तो वो एलिमेंट आपको स्टेबल मिलेगा ही नहीं। आप पीरियोडिक टेबल में चेक करके देखना, लगभग आपको सारे ही क्या मिलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे। लगभग आपको सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे। एक मैं आपको टेबल बनवाता हूँ, उस टेबल से आपको बहुत कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही नोट ही कर लेते हैं, टेबल रहने में। यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख के नोट कर लेते हैं हम। इवन और ऑड न्यूक्लियस, इवन और ऑड न्यूक्लियस, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या स्टेबिलिटी का फिनोमिना है? देखो अपने पास ना किसी एक न्यूक्लियस में 3 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है इवन नंबर हो,
नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो सकता है, इवन नंबर हो सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन हो सकते हैं। चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन हो गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड हो गए, यानी दोनों में से किसी एक की गिनती ऑड होनी चाहिए और एक की इवन होनी चाहिए। तीसरा केस है दोनों ही ऑड हो। इसको कैसे समझें? जैसे पहले वाले का एग्जाम्पल तो है 6C12, नंबर ऑफ जेड भी इवन नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी जो है वो भी क्या है, इवन नंबर है। ऑड इवन का कैसे, जैसे कि 2 हीलियम 3 है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन नंबर है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, ऑड आ गया, तो ये इवन ऑड हो गया। ऐसे ही कोई ऑड इवन हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन हो। और ऑड ऑड जैसे कि 1 कोई भी ले लो, जैसे कि 3 लिथियम 7 है ना, इसका लिथियम का आइसोटॉप ले लो, तो ये देखो दोनों में यहाँ पे सॉरी ये वाला ले लो आप, 6 वाला ले लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 3 है। ठीक है, तो समझ गए इसका मतलब क्या है, इवन इवन ऑड इवन इवन ऑड ऑड ऑड, इसका मतलब क्या है। तो हमने क्या देखा, लाइटर न्यूक्लियस को छोड़ दें अगर, लाइटर तो क्योंकि सारे ही स्टेबल हैं, तो लाइटर को छोड़ दें अगर, तो ये जो स्टेबिलिटी है ये नंबरों से, इन नंबरों के साथ बड़ी रिलेटेड है। जिन भी न्यूक्लियस में इवन इवन न्यूक्लियस होंगे, इवन इवन न्यूक्लियन होंगे, जेड और एन दोनों ही इवन नंबर मिलेंगे आपको, वो मोर स्टेबल होंगे। और अपने पास जो जितने भी एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया जो स्टेबल एलिमेंट हैं, मैंने आपको बताया अभी 1000 से ज़्यादा आइसोटोप हैं जिनमें से नियरली 250 क्या है, स्टेबल हैं। तो ये जो 250 स्टेबल है ना, इसमें से 60% तो वही न्यूक्लियस हैं जिनमें जेड और एन की वैल्यू इवन इवन है। तो ये 60% हैं जो न्यूक्लियस स्टेबल है, उनमें जेड और एन की वैल्यू क्या है, इवन इवन है 60%। ये ऊपर वाले से कम स्टेबल है, तो मैंने लिख दिया ये लेस स्टेबल है उस केस से जिसमें जेड इवन हो और एन इवन हो। और लास्ट वाला जो केस है ये लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल मतलब अगर कोई न्यूक्लियस हो जिसमें ओड और ओड, जेड भी ओड हो एन भी ओड हो, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अनस्टेबल होगा। हमारे पास सिर्फ 5 ही स्टेबल न्यूक्लियस मिले हैं जिनमें दोनों की काउंटिंग ऑड होने पर वो स्टेबल हों। उनके नाम मैं लिखवा देता हूँ, 1H2, 3 लिथियम 6, ये स्टेबल वाले लिखवा रहा हूँ मैं आपको, 5Be10, 7N14, आप देख रहे हो सारे लाइटर ही हैं। और एक है 75Ta18। तो ओड ओड वाले सिर्फ अपने पास 5 एलिमेंट है जो स्टेबल है। आपको इससे रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होंगे जिसमें दोनों इवन इवन हों, कौन से लीस्ट स्टेबल होंगे जिसमें ओड ओड हों। हो सकता है ABC ऑप्शन आ जाए, कहते हैं इनको बताओ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लगाओ, तो आपको इवन इवन वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल, ओड इवन वाले कम स्टेबल, ओड ओड वाले Li7 नहीं होता, कैसे Li7 लिथियम 7 ये वाला नहीं नहीं, वो तो आइसो सॉरी यहाँ पे गलत लिख देते हैं, हाँ यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा 6 आएगा ना, 6 3 जेड हो गई और 3 ही एन हो गए, दोनों ओड ओड हो गए।
ठीक है, तो ये था स्टेबिलिटी का फिनोमिना। इसके बाद है अपने पास, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, 3 पॉइंट होगी ना, एक पॉइंट और नोट कर दो, वो है फोर्थ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से रिलेटेड। बाइंडिंग एनर्जी, अभी बाइंडिंग एनर्जी को हम पढ़ेंगे, पर इसमें केस लिख लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये तो बड़ा सिंपल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है कि आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से ब्रेक कर देना है कि इसका एक एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल सेपरेट हो जाए, दूर दूर कर दिया जाए। तो सपोज करो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ए है, और इसके हर एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने में आपने ई एनर्जी खर्च कर दी। तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय ए, इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ, हम लिख सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन more stable the nucleus is। more stable the nucleus is। तो अब आपसे अगर बाइंडिंग एनर्जी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकता, आप सारे क्वेश्चन इजीली दे दोगे। बाइंडिंग एनर्जी में कोई इसमें स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस में अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस ये 4 पॉइंट में से ही जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इन 4 पॉइंट्स में से ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ जाते हैं, मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट, सबसे पहले समझते हैं मास डिफेक्ट होता क्या है। देखो होता क्या है, जैसे कि आपके पास सपोज करो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, वो दोनों आपस में जुड़ गए और उन्होंने एक बड़ा न्यूक्लियस बना दिया। तो जब भी न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन होना। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस बदल जाते हैं, 2 छोटे मिलके बड़े बन जाते हैं, बड़ा टूट जाता है छोटों में, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एक चीज़ हमने देखी कि ए कभी भी चेंज नहीं होता, ए कंजर्व रहता है। आप समझो इस बात को, मान लो ये एलिमेंट है जिसका ए है 2, ये एलिमेंट है जिसका ए है 3, तो रिएक्टेंट का टोटल ए क्या हो जाएगा 5। तो रिएक्शन होने के बाद अगर एक ही एलिमेंट बन रहा है तो इसका ए 5 होगा, अगर 2 बन रहे हैं तो उन दोनों के ए का सम 5 बनेगा, 3 बन रहे हैं तो उन तीनों का सम मिलके क्या बनेगा 5 बनेगा। तो मास नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं आता, ए क्या था मास नंबर। लेकिन अगर आप इसका एग्जैक्ट मास निकालोगे तो मैंने आपको बताया था ना कि मास जो होता है वो मास नंबर से रिलेटेड होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो हो सकता है इसका मास हो 2 AMU, इस न्यूक्लियस का मास हो 3 AMU, लेकिन जब न्यूक्लियस फाइनल बनेगा तो उसका मास आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, जैसे 4.9 AMU। क्या देखा आपने, रिएक्टेंट का टोटल मास कितना था 2 + 3 यानी 5 AMU, प्रोडक्ट का कितना है 4.9 AMU। हालांकि A पहले 2 और +3 5 था, अभी भी 5 है, लेकिन AMU की टर्म में मास जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। ये जो मास कम हुआ है दैट इज़ 5 - 4.9 0.1 AMU, इसे ही बोला जाता है मास डिफेक्ट। कि हम बोलेंगे कि मास जो है वो थोड़ा सा क्या कर गया है, कम या ज़्यादा हो गया है प्रोडक्ट बनने के बाद। और यहीं से कंसेप्ट निकलेगा बाइंडिंग एनर्जी का। देखते हैं अब इसे, थोड़ा सा कंसेप्ट का आपको आइडिया हो गया यहाँ से।
तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज़ फाउंड दैट द मास of a nucleus is always less than the sum of masses of its constituent nucleons in free state। मतलब आप समझ गए ना कि जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास हमेशा ही कम होता है जिन न्यूक्लियॉन से मिलकर वो बना होता है। तो इसे डेल्टा एम से लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ masses of nucleons minus mass of nucleus, इसे और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप हीलियम का एग्जांपल ले लो, 2He4। तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन हैं, तो उसमें सम ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियन क्या आ जाएगा, 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि हीलियम किससे बना है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। तो सम ऑफ द न्यूक्लियंस हो गया माइनस मास ऑफ द हीलियम। तो मास ऑफ द हीलियम को मैं MHE लिख देता हूँ। तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हमें पता है, हीलियम का मास अगर हमें पता चल जाए और हम इनको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें पता चलेगा कि उसका डेल्टा एम कितना आ रहा है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, पर रिएक्टेंट में से ध्यान रखना कि जो जिन एक मान लो किसी में, जैसे मैं नाइट्रोजन के लिए लिखूँ 7N14, इसके लिए मास डिफेक्ट निकालना हो तो कैसे क्या फॉर्मूला बनेगा, 7 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से मास डिफेक्ट निकाला जाएगा। इन जनरल ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस दे दिया जाए जिसमें ऐसे बोल दिया जाए ZXA ये न्यूक्लियस है, तो अभी जो मैंने लिखवाया उसी को फॉलो करें तो ZMP मास, Z प्रोटॉन है तो ZMP प्लस N, कितना N, A माइनस Z Mn, समझ गए ना, यार ये A माइनस Z N ही बनता है, इसमें से हमें माइनस कर देना है मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये बन जाएगा मास डिफेक्ट। जनरल इक्वेशन लिखना ज़्यादा बेटर है, जो भी न्यूक्लियस दिया होगा उसका हम मास डिफेक्ट निकाल लेंगे। दोनों ही याद रखो। अभी पता क्या हुआ था, अभी ये जो मेरिटोरियस वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें ना, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन है इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो हमें इस फॉर्म में तो याद रहते हैं फॉर्मूले, उसमें क्यू वैल्यू से रिलेटेड पूछा था, क्यू वैल्यू इसी में आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो होता क्या, कई बार हम भूल जाते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस या मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब स्टेट एक्चुअल जो लैंग्वेज है वो हमें ध्यान में नहीं रहती। इक्वेशन के साथ साथ में ये ऊपर वाली लाइन भी ध्यान में रखते हैं, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये होगा डेल्टा एम। इसी मास डिफेक्ट से एक टर्म डिफाइन की जाती है, मास डिफेक्ट हो गया। मास डिफेक्ट में अब ए पॉइंट देखो, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन
इसे पीएफ भी बोल देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को। होता क्या है, ये होता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियो, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियो। फॉर्मूला क्या है इसका, एफ माने पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइड बाय ए, डेल्टा एम डिवाइड बाय ए। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करना है। डेल्टा एम, अभी मैंने यहाँ पीछे बताया था ना मास डिफेक्ट, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट से पहले कि ए तो सेम रहता है ना, अभी बताया था मास नंबर तो सेम रहता है जितना पहले होगा। जैसे मान लो जेड प्रोटॉन और जेड माइनस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, तो न्यूक्लियस बनने के बाद उनकी ए तो सेम ही रहेगा। जो ये मास है ये चेंज कर जाएगा। तो मास पैकिंग फ्रैक्शन में डेल्टा एम बाई ए बोल दो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, या इसका एक और फॉर्मूला होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस मास नंबर डिवाइड बाय मास नंबर। फॉर्मूला इसका केयरफुल कर लेना, थोड़ा सा पजलिंग फॉर्मूला है इसका, इसलिए इससे क्वेश्चन हर बार आ जाता है एग्जाम में। ए माइनस एम नहीं है यहाँ पर, एम माइनस ए है, एम माइनस ए। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने साथ में लिख दिया है। क्या काम आता है पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन एक तो स्टेबिलिटी चेक करने के काम आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, smaller the value of packing fraction, larger is the stability, larger is the stability। जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, नेगेटिव में बात कर रहा हूँ मैं, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसमें कुछ पॉइंट हैं वो भी नोट कर लेते हैं। पॉइंट पैकिंग फ्रैक्शन का पॉइंट नंबर 1, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब पैकिंग फ्रैक्शन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों तरह की वैल्यू हो सकती है इसकी। दूसरा पॉइंट, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 16 हो, उसके लिए एफ की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है। आपसे पूछ ले पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 0 किसके लिए है, तो एक ग्राफ बनता है हमारे पास इस तरह से। ये मैं इस तरफ सपोज करो ए लिख रहा हूँ, ए, तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो स्टार्टिंग वाली न्यूक्लियस है ना, उनकी तो ऐसे है जैसे 40-30 के नियर अबाउट कम होती है, इस एक्सिस को काट देते हैं 0 पर, फिर दोबारा एक्सिस को काट के 0 पे, फिर ऊपर चली जाती है। तो ये जहाँ पहले 0 हो रही है ये है 16। तो ये जो बीच वाला दायरा आपको मिल रहा है, मैंने जैसे ऊपर बताया था कि 83 तक आपको स्टेबल मिलते हैं, तो वो ये ज़्यादा स्टेबल हो गई क्योंकि नेगेटिव चली गई ना पैकिंग फ्रैक्शन की, एफ की वैल्यू नेगेटिव चली गई यहाँ पर देखो। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है न्यूक्लियस, फिर ये अनस्टेबिलिटी की तरफ चले जाएगी। तो आप कहोगे सर ये पहले वाले भी तो स्टेबल है, इसे 16 से पहले वाले, हाँ वो स्टेबल हैं, उनके अंदर फिनोमिना लग रहा है कि उनके जो स्टार्टिंग वाले हैं उनमें जेड और एन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और कईयों में इवन भी है, इवन। तो ए इक्वल टू 16 के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती है। तो ये पहले वाली ऊपर वाली लाइन को तो हम काउंट नहीं करते, यहाँ से हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी पहले तो इंक्रीज़ हो रही है और फिर उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और ऐसा ही होता है,
आयरन तक स्टेबिलिटी बढ़ती है पीरियोडिक टेबल में, आयरन के बाद स्टेबिलिटी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड ये आपसे पूछी जा सकती है चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। ये भी मास डिफेक्ट में ही चल रहे हैं सारे। बाइंडिंग एनर्जी, बी डॉट ई बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सिंपली इफ डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट, किसी न्यूक्लियस को बनने में जो मास डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो डेल्टा एम है, देन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन वाली रिलेशन, क्योंकि जो वो मास जो गायब हुआ है इसका मतलब वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। और इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल भी बन सकता है। अगर मैं यहाँ डेल्टा एम की वैल्यू को रख दूँ यहाँ पर, अभी जो मैंने पीछे लिखवाई थी, ये देखो ये वाली जेड एम पी वाली, ये अगर ये वैल्यू मैं रख दूँ तो ये आपको एग्ज़ाम में इस तरह से भी देखने को मिल सकती है वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी की, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम सी स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। यानी ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे तो क्या करेंगे आपको पता है, इसे ए से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख सकते हो आप, इफ डेल्टा एम इज इन किलोग्राम, अगर डेल्टा एम आपको किलोग्राम में देंगे देन बाइंडिंग एनर्जी विल बी इन जूल, तब बाइंडिंग एनर्जी आपकी जूल में निकलेगी। इफ डेल्टा एम इज इन AMU, अगर मान लो डेल्टा एम मास डिफेक्ट की वैल्यू आपको AMU में दे दे, एटॉमिक मास यूनिट में, देन बाइंडिंग एनर्जी जो है आपकी वो सिंपली कितनी हो जाएगी, आपको कल मैंने लिखवाया था 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना एक AMU के लिए, तो वो सिंपली हो जाएगी डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर इसका न्यूमेरिकल आएगा ना आपके पास 100%, मैं आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल आएगा भी। अभी मेरिटोरियस वाला उठा के देख लो, उसमें बहुत इसके क्वेश्चन आए हुए हैं न्यूक्लियर में से बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड, और मास्टर कैडर में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको यही मिलेगा, आपको मास डिफेक्ट दिया गया होगा AMU के अंदर, आपने जस्ट उसे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करके आंसर बताने हैं बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो भी सर वो क्वेश्चन हमें करवा दो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मेरिटोरियस में जो आया था। मैं बताता हूँ आपको।
निकल गया, मेरे फ़ोन में था, कोई बात नहीं, चलो मिलेगा जब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया हुआ था उसके अंदर। फाइल मेरे इसमें फ़ोन में से निकल गई, कोई बात नहीं, चलो इसके असाइनमेंट जब हम करेंगे उसमें भी काफ़ी सारे बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन है, उसमें से कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सिंपल है ये तो। ये क्या, इस कंसेप्ट का मतलब है कि आपने जो बाइंडिंग एनर्जी अभी निकालना सीखा है उसे ए से डिवाइड कर दो। एक न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियन है, कितने न्यूक्लियन है, ए, यानी सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको अगर हम लिखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, या फिर आप इसे लिख सकते हो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम सी स्क्वायर डिवाइड बाय। अब क्वेश्चन आता है कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक वैसा ही डाटा हो गया कि आप बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हो, जैसे एप्पल खरीदने जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे तो नहीं कहते ना कि भाई हमें 4 एप्पल दे दे, पता कितने रुपए हो गए। हम पहले उससे यूनिट का रेट पूछते हैं, अभी 1 किलो के प्राइस बता पहले कितने हैं, फिर हम देखते हैं भी हमें कितने चाहिए। तो कहीं भी हम जाते हैं तो हम एक यूनिट क्वांटिटी के लिए हमें वैल्यू पहले हम पता लगाते हैं, उसके बाद हमें सारी पिक्चर क्लियर होती है कि अगर इतनी क्वांटिटी होगी तो कितने रुपए होंगे और इतनी क्वांटिटी होगी तो कितने रुपए होंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी जो पीछे कंसेप्ट हमने किया ये है, भी आपने सपोज करो आपके पास जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस है, या कोई स्टेबल ले लो आयरन का न्यूक्लियस है, उस आयरन के न्यूक्लियस को पूरी तरह से तोड़ने में जो एनर्जी लगी वो उसे क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। इसकी बजाय आप क्या पढ़ लो कि इस आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी डिवाइड बाय इसका पर न्यूक्लियन, इसकी काउंटिंग, इसमें ए कितने थे, तो आपको पता चलेगा भी इसमें से एक एक न्यूक्लियंस को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ने से ज़्यादा बेटर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को पढ़ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को पढ़कर ही एक ग्राफ बनाया गया जिसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व और ये कर्व कुछ इस तरह से बना था, सभी ने ज़रूर देखा होगा, इसको काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। इस कर्व में एक साइड में तो मैं ए लिख देता हूँ, ए, एक साइड में मैं लिख देता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, BE डिवाइड बाय ए, समझ गए ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है एनर्जी, ये भी ध्यान में रखना, बाइंडिंग एनर्जी किस में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये अपने आप में ये समझाता है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उसे तोड़ने के लिए, उसका एक न्यूक्लियन बाहर निकालने के लिए भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ कुछ इस तरह से बनता है। स्टार्टिंग में इसमें पीक्स आती हैं ऐसे ऐसे, फिर बाद में इसकी ऐसे वैल्यू बढ़ती है और उसके बाद थोड़ा सा ये फ्लैटन हो जाता है। तो ये पहली बात, जो ये पीक आ रही है ना, ये इवन न्यूक्लियस की पीक्स हैं, ध्यान रखना। पीक्स किसके लिए बन रही हैं, ये जिसमें जेड भी इवन है और एन भी इवन है। ये मैंने आपको समझा दिया, इवन वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसमें जेड इवन हो और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन हो।
वो अपने साथ नेबरहुड वालों से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बाइंडिंग एनर्जी की, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है आयरन के लिए 26 Fe56, और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। तो आप बस ऐसे ध्यान में रखो भी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, क्योंकि कहीं पर 8.2, कहीं पे 8.46 इस तरह का डाटा मिलता है अलग अलग। तो आप ये ध्यान रखो कि मेरे कर्व को देखो, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर है आयरन की एनर्जी, और उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है ये नियरली 8 और 7 के बीच में होती है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट हो जाती है। आयरन के लिए अगर पर्टिकुलर पूछ ले तो ध्यान में रख लेना, इसकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा मिलेगा, किसी में 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है भी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है? आयरन के लिए। स्टार्टिंग में क्या करती है? बढ़ती है, पीक्स ले लेके बढ़ती है। पीक्स कौन से न्यूक्लियस के लिए आती हैं? जिनमें ZB1 है, NB1 है। मैक्सिमम किसके लिए है? आयरन 26 Fe56। इसका आइसोटॉप भी दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट लिख दिया 26 Fe56। आइसोटॉप नहीं, यही वाला आइसोटॉप स्टेबल होगा। और उसके बाद ये वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। क्लियर? तो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन ये जो पीछे हमने कंसेप्ट किए हैं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट, इन पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं और कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है, और भी कोई ऐसी बात पूछी जा सकती है जिसको थोड़ा सा सोच कर इन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके आंसर दिया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी कुछ ऐसा हो जिसमें न्यूक्लियस ही बदल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? दो छोटे न्यूक्लियस बन के एक बड़ा बना दे, एक बड़ा न्यूक्लियस दो या दो से तीन छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए, एक न्यूक्लियस में कुछ, एक न्यूक्लियस पर एक न्यूट्रॉन आके टकराया, सच उसने उसका ए बदल दिया, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर ए बदल जाए, जेड बदल जाए, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल जाए, तब हम कहेंगे कि न्यूक्लियस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, और उस प्रोसेस को बोला जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसकी स्टेटमेंट क्या है। द प्रोसेस by which the identity of a nucleus is changed ठीक है। कब ऐसा क्यों होगा? जब आप इस पे कोई एलिमेंट, जैसे आपको न्यूक्लियर फिशन ध्यान में है, उसमें यूरेनियम के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके टकराता है, तो हम इसको आगे से लिख सकते हैं व्हेन इट इज bombarded via an energetic particle is called न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें काम की लाइन बस ये स्टार्टिंग वाली है। आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जिससे न्यूक्लियर की आइडेंटिटी में कोई फर्क पड़ा है, ZXA ये किसी न्यूक्लियस की आइडेंटिटी है, Z बदल गया, A बदल गया, तो उसकी आइडेंटिटी में चेंज हुआ है, तब हम कहेंगे कौन सी रिएक्शन हुई है? न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एक मैं लाइन लिखवा रहा हूँ क्योंकि आगे समझाने के लिए मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार।
या सिंपल ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सपोज करो अपने पास ना एक न्यूक्लियस था जैसे X, इस पर एक पार्टिकल आके टकराया A, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, A पार्टिकल X से आके टकराया, टकराने के बाद इसने X को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? एक नया एलिमेंट बनाया Y, और एक इस X एलिमेंट का एक पार्ट निकल के बाहर चला गया जो था B, और कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, और कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। A है इसमें इंसिडेंट पार्टिकल, X है पेरेंट न्यूक्लियस, Y है कंपाउंड न्यूक्लियस, B है प्रोडक्ट पार्टिकल, और Q है एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन में Q से एनर्जी को Q से लिखते हैं। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन को दिखा रही है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे सिंपली, X A B Y। तो नोटेशन समझाने के लिए मैंने ये ऊपर लिखवाया है। अगर आपसे पूछ ले कि ये X A B Y का मतलब क्या है एग्ज़ाम में, तो आप कहोगे इसका मतलब है कि X एक पेरेंट न्यूक्लियस था जिस पर A आकर टकराया, और रिएक्शन होने के बाद Y एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बन गया, और B कोई एक छोटा पार्टिकल साथ में बन गया। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन की एक रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इस रिप्रेजेंटेशन से आप समझ रहे हो भी हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड कंसेप्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन में, सबसे पहला कंसेप्ट, न्यूक्लियर रिएक्शन का सबसे पहला कंसेप्ट, और इस पे लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आपके मास्टर कैडर में और लेक्चरार कैडर में, लेक्चरार कैडर में तो 100% है, मास्टर कैडर में भी इसका क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो टॉपिक का नाम है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू के मेरिटोरियस में 3 क्वेश्चन आए हुए थे। आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ मैं, जो लेक्चरार कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कल पता नहीं परसों मेरिटोरियस स्कूल का रिज़ल्ट आ गया, सिलेक्शन जिनकी हुई है उनका आ गया। 150 मार्क्स का पेपर था बेटा फिजिक्स का, मेरिटोरियस का। सिर्फ 3 जनरल की सीटें थी। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे 110, 110। सेकंड वाले के थे आई थिंक 96 या 95। थर्ड वाले के थे 91। तो 150 में से 3 सीटों के लिए भी 91 वाला बच्चा सिलेक्शन करवा गया। अगर ये नहीं ज्वाइन करता तो इससे आगे 89 वाले पड़े हैं। वैसे तो 89 वालों की ज्वाइनिंग हो गई है, एक्स सर्विसमैन और अलग अलग जो सीटें थी वो फिल ही नहीं हुई थी, उनको जनरल में कन्वर्ट करके दे दिया। अप टू 86 नंबर तक की सिलेक्शन हो गई है जनरल के अंदर, 150 में से अप टू 86। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि 60% मार्क्स से सिलेक्शन होगा। 150 का 60% 90 नंबर होगा। तो ये चीज़ समझना कि चाहे आप काम कितना भी करो, पूरी फिजिक्स चाहे आप नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना भी आप काम कर रहे हो उसे एकदम 100% पक्का कर लो। अब मैं क्यू वैल्यू पढ़ रहा हूँ तो इस तरह से पढ़ूँ कि उसमें से कोई क्वेश्चन मेरा रहे ना। आज आप देखते हो भी सर ने आज मेरे को ये टॉपिक करवाए हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के, तो आप सेल्फ भी उनके मॉक क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे नेट पर, उनको ट्राई करने की कोशिश करो। क्यू वैल्यू के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो ये सारे जो बैक फ्रंट पर आप जितना भी काम करोगे वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा।
ठीक है। तो क्यू वैल्यू क्या है? सबसे पहली बात तो ये एनर्जी होती है जो रिलीज, ये देखो पीछे मैंने क्या लिखा है, ये एनर्जी होती है जो न्यूक्लियर रिएक्शन में या तो रिलीज हुई होगी या एब्जॉर्ब हुई होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये रिलीज हो, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द एनर्जी absorbed or released during nuclear reaction, क्या फॉर्मूला होता है इसका क्यू वैल्यू का? इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, आपको पता है अभी ये जो मेरिटोरियस का जो पेपर हुआ ना, उसमें एक मेरा स्टूडेंट था, मतलब वो स्टूडेंट मेरा इस तरह से था कि वो मेरे से कोई पर्टिकुलर कोचिंग नहीं ले रहा था, गाइडेंस लेता था, सेल्फ प्रिपरेशन करता था वो खुद अपनी। पहले किसी टाइम में उसने मेरे से कोचिंग ली थी काफ़ी टाइम पहले, उसका ऑलमोस्ट सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर आया। उसकी गलती हम सब के लिए एक सबक है। उसको क्यू वैल्यू का फॉर्मूला पता था कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर होता है, और मेरिटोरियस में इसके 3 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ था, 2 में इसके न्यूमेरिकल थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल। गलती वो ये कराया कि वो एग्ज़ाम में जल्दबाजी कह दो या उसका मतलब ये कह दो भी फॉर्मूला उसने केयरफुली पढ़ा नहीं था। उसको फॉर्मूला जैसे जो मैंने आपको पीछे बताया था मास डिफेक्ट, है ना। मास डिफेक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो बनता है ना, जो न्यूक्लियस बनता है वो बाद में माइनस है, यहाँ पर ये देखो। तो उसको लगा कि ये जो क्यू वैल्यू है ना, ये मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट है, उसको ऐसा लगा। क्योंकि हमें नॉर्मली हमारे माइंड में ऐसे बना ही होता है, हम केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस पढ़ते हैं उसमें ऐसे ही होता है ना भी मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, या फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह का इमेज हमारे माइंड में बना था, फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट है। अगर आप मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट कर दोगे तो गलत हो गया क्वेश्चन आपका, और वो ये गलत करके आया था इस बार, जिसकी बात मैं बता रहा हूँ। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट पहले है फिर मास ऑफ प्रोडक्ट है, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। अगर ऐसे इंटरचेंज करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन में ABCD में 6 मेगा इलेक्ट्रॉन भी लिखा हुआ मिलेगा, -6 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। तो आप पजल हो जाओगे इसमें से दोनों में से कौन सा सही है। पहले रिएक्टेंट है फिर प्रोडक्ट है, इंटरचेंज करने से नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा। अब क्यू वैल्यू हमें क्या क्या समझाती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इफ़ आपको लगता है कि क्यू वैल्यू लेस देन 0 आई है मेरी, तो उस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। द न्यूक्लियर reaction is known as endothermic। एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं जिनका केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है, उनको पता होगा कि वो एक एंथैल्पी पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में रिएक्शन में, उसमें उल्टा होता है कि एंथैल्पी अगर नेगेटिव हो तो वो एक्सोथर्मिक होती है। तो देख लो ये न्यूक्लियर में उल्टा है कंसेप्ट क्यू वैल्यू का। और बी आप समझ ही गए होगे, अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी
ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगी। क्यू लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव, क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव, तो इसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक स्लाइड है ना, जो ये आपको एक या दो नंबर आपको दिलवा सकती है इजीली। क्यू वैल्यू का फॉर्मूला ध्यान में रखो, इसके दोनों केसेस ध्यान में रखो। एग्जामिनर का तो काम ही बेटा ये है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाएगा जिसमें डाउट क्रिएट हो, क्योंकि उसे पता है भी तैयारी तो बच्चे करते हैं। अब सारों की तैयारी है तो अगर इजी से क्वेश्चन बना दिए जाएंगे तो फिर सारे ही सिलेक्शन करवा जाएंगे, उधर बोर्ड को परेशानी हो जाएगी। एक ही नंबर पे 10-10 कैंडिडेट बैठे होंगे, वो कहेंगे हम सिलेक्ट कैसे करें। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के डालने लगे आजकल जिसमें डाउट बनता है, डाउट क्रिएट होता है, बच्चा थोड़ा सा फार्मूला में ऑप्शन को देख के पजल हो जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। उन पर हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज अभी इतना ही काम करना है आपने ने। आज कोशिश करेंगे एक क्लास और लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी ना, तो फिर ये इसमें जो मेरे पास जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इसका, वो उसको सेव नहीं कर पाएगा। एक क्लास इसकी और लगाएंगे। कल बराड़ सर ने मेरे को कहा था कि थोड़ा सा टाइम हमें मास्टर कैडर की क्लास का बढ़ाना है, तो अगला मैसेज मैं आपको कर दूंगा। आज एक क्लास हम मास्टर कैडर की और लगाएंगे। आपको कोई टाइम सूटेबल लगता है तो मेरे को बता दो, उस टाइम लगा देंगे, वरना मैं अपने हिसाब से लगा दूँगा। कितने बजे लगभग आपको लगता है भी हम फ्री होंगे सर? उतने बजे लगा लो, या कोई रेस्ट्रिक्शन हो भी सर इतने बजे प्लीज़ मत क्लास लगाना, इसके अलावा किसी भी टाइम लगा दो। 4 o'clock? ठीक है, फिर ऐसा करता हूँ मैं 4 o'clock या आफ्टर 4 o'clock, है ना? आपका मैथ की क्लास या किसी के साथ क्लैश ना होता हो, मैं आपको मैसेज करूँ।